Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू हो उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो, जहां आपको पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर रबी फसल के रकबे से जुड़ी है। अपडेट आया है, रकबा 614 लाख हेक्टेयर रहा है, पिछले साल से ज्यादा है। क्या परिस्थिति बनती दिख रही है यहां पर उत्पादन की, इसको जानेंगे। आरबीआई की बैंकिंग रिपोर्ट आई, काफी सारी बातें कही गई। बैंकों में फ्रॉड बढ़े हैं, एनपीए घटा है, और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, बैंक की स्थिति के बारे में क्या बताती है ये रिपोर्ट, ये जानेंगे। कार बाजार में बड़ा उलटफेर हुआ है। महिंद्रा ने हुंडई की जगह ली है। महिंद्रा अब दूसरी बड़ी कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, महिंद्रा नंबर 2 पे पहुंच गई है, हुंडई पिछड़ती जा रही है। इस उलटफेर को समझेंगे, क्या वजह रही इसकी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आज की दिन की बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स से जुड़ी है। 7 साल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का। 2025 में 7.5% टूटा है स्मॉल कैप इंडेक्स। जाहिर सी बात है, हम दिसंबर के अंतिम दिनों में हैं, तो ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। 7.5% स्मॉल कैप इंडेक्स टूट गया है। चांदी में कुछ रिकवरी आई। सोमवार को 32,000 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी टूट गई थी। आज 12,000 रुपए की वापसी की है। एक दिन में 32,000 टूटी थी चांदी। क्या यह उठा पटक आगे भी जारी रहेगी, कैसे संकेत मिल रहे हैं, क्या अनुमान है, ये जानेंगे। और चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द किया युद्ध अभ्यास। युद्ध का एक नया मोर्चा खुल रहा है। कितनी चिंताजनक बात है ये, इसको जानेंगे। और अमेरिका ने ईरान को धमकी भी दी है। एक वहां भी खींचतान, एक तनाव के संकेत मिल रहे हैं। बाजार के नजरिए से ये कितना खास है, कितना अहम है, इसको भी समझेंगे। शुरुआत रबी फसलों की खेती से जुड़ी खबर के साथ। रबी फसलों की खेती का सीजन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अब तक हुई खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 7 लाख हेक्टेयर आगे है। 26 दिसंबर तक देश भर में रबी का कुल रकबा 614 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया। पिछले साल इस दौरान 607 लाख हेक्टेयर करीब फसल लगी थी। इस साल दलहन का रकबा बढ़ा है। गेहूं और तिलहन की खेती लगभग पिछले साल के बराबर है। सर, ताजा आंकड़ों से रबी फसल के खाद्य उत्पादन की क्या तस्वीर बनती दिख रही है? करीब 91% जो नॉर्मल रबी एरिया, जिसको हम सामान्य रबी एरिया बोलते हैं, वो कवर हो चुका है। खेती सोइंग पूरी हो चुकी है। एक बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर दिख रही है। गेहूं के मामले में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो गेहूं के बाजार को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है आने वाले दिनों में, क्योंकि गेहूं के रकबे में कोई बड़ी बढ़त नहीं हुई है और उत्पादन उसी स्तर पर रहेगा। तो जो हम संभावना पहले देख रहे थे कि शायद धान की तरह गेहूं के उत्पादन में भी कोई बड़ी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी, वैसा नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार के पास भंडार अच्छा है, तो जब हमारे पास उत्पादन के अनुमान आएंगे तो गेहूं की कीमतों को लेकर और क्या परिस्थिति बनेगी हमें समझना होगा। लेकिन हाँ, दलहन की कीमतों में, दलहन की बुवाई इसमें भी बढ़ी है और खरीफ में भी बढ़ी थी, तो दलहन की कीमतों में आने वाले दिनों में 5 से 6 महीने तक महंगाई जैसा दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता। इन्फ्लेशन की समस्या नहीं दिखती, जो रिजर्व बैंक के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए राहत की बात है, क्योंकि भारत में खाद्य उत्पादों में महंगाई की शुरुआत दलहन से होती है। तिलहन की स्थिति भी बेहतर है, तो तिलहन भी एक महत्वपूर्ण फसल थी जो कि सेंसिटिव है इन्फ्लेशन के लिए, वहां भी हमें अच्छी परिस्थिति दिखाई दे रही है। वीट का रकबा लगभग उतना ही है। जो रबी का राइस है वो भी सीमित है। पल्सेस के रकबे में हमने करीब 129 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 133 लाख हेक्टेयर पर पहुंचने के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। चना, मसूर और ऑयल सीड्स के रकबे में भी हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। तो जो मुख्य फसल है गेहूं, उसे लेकर थोड़ा दिलचस्प रोचक माहौल बन रहा है। अब जैसे जैसे उत्पादन के आंकड़े आएंगे उस हिसाब से हम अंदाज लगा पाएंगे कि बाजार की क्या परिस्थिति है। केंद्र सरकार ने कॉपर के 14 प्रोडक्ट्स को क्वालिटी कंट्रोल नियमों से बाहर कर दिया है। 1 साल के लिए 14 प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल नियम
लागू नहीं होंगे। इन पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने यह आदेश जारी किया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब घरेलू और विदेशी बाजार में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। सर, ऐसा क्यों किया सरकार ने? तांबे की महंगाई का ये पहला शिकार है और जैसा हम लोग लगातार बता रहे हैं बोनस पॉइंट में भी और अलग अलग कार्यक्रमों में भी कि कॉपर भारत के लिए बड़ी चुनौती। भारत कॉपर का बड़ा इंपोर्टर भी है और कॉपर एक बुनियादी मेटल है इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बहुत सारे कामों के लिए। तो ये पहला बड़ा शिकार हुआ है जिसमें कि कॉपर से जुड़े हुए कई स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स जिनकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई थी और भारत के उद्योगों को समस्या हो रही थी, वहाँ क्वालिटी को कुर्बान किया गया है। उत्पाद कौन से हैं? उत्पाद में जैसे ऑक्सीजन फ्री कॉपर राड्स हैं, कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स पट्टियां हैं, कुछ और भी इस तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं जिन्हें अब BIS के जो भारतीय मानक ब्यूरो के नियम हैं उनसे छूट दी जा रही है। आपको याद होगा लगभग ऐसा ही हमने पिछले साल देखा था जब चीन से कंप्रेसर आयात हो रहे थे और सरकार को उसमें रियायत देनी पड़ी थी। तो महंगाई बढ़ते ही उद्योगों ने इस बात की मांग शुरू कर दी है कि उन्हें कमजोर क्वालिटी का मतलब स्पष्ट रूप से खराब और कमजोर क्वालिटी के प्रोडक्ट आयात करने की छूट दी जाए जिससे कि बाजार में उत्पादों की कमी नहीं हो सके। इसलिए जो कॉपर का QCO बोलते हैं जिसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसे टाल दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान बैंक फ्रॉड 30% बढ़ गए हैं। इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में 21,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं। 2024-25 में इस दौरान 16,500 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए थे। सर, क्यों नहीं रुक रहे हैं ये फ्रॉड? इतनी सारी कोशिशें की जा रही हैं, अब तो AI की मदद ली जा रही है, सरकार पोर्टल लॉन्च कर रही है, टेलीकॉम के रास्ते भी कोशिश की जा रही है, बट फ्रॉड नहीं रुक रहे हैं। फ्रॉड सिस्टम अभी भी उतना मजबूत और रेजिलिएंट नहीं है। जो RBI की रिपोर्ट बताती है कि फ्रॉड के अमाउंट काफ़ी बड़े हैं, संख्याएं तो कम हुई हैं लेकिन बड़े आकार के फ्रॉड है, उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी दिखती है। अगर आप पहली छमाही के हिसाब से देखें तो दूसरी छमाही में 16,569 करोड़ से बढ़कर ये 21,515 करोड़ रुपए के हो गए, जबकि नंबर कम हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है ऐसे छोटे फ्रॉड्स तो रोके जा पा रहे हैं लेकिन जो बड़े फ्रॉड हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं और उसमें भी खासतौर से जो लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं। RBI की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो एडवांस और लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं, कार्ड्स और इंटरनेट से जुड़े हुए फ्रॉड्स हैं, ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए ये संकेत भी है ग्राहकों के लिए कि इंटरनेट और कार्ड से क्रेडिट कार्ड की चोरी और उससे जो लोग उसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। और अगर पूरे साल की तस्वीर आप देखें तो टोटल फ्रॉड का अमाउंट 34,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो 2024 में 11,000 करोड़ था। ऑलमोस्ट 3 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है फ्रॉड के अमाउंट में, जबकि नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं। और ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि बड़े फ्रॉड का मतलब है कि जो बड़े ग्राहक हैं, बड़े जमाकर्ता हैं, जिनके बड़े अकाउंट हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने वाली, जो दर्शकों को बहुत बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा और खोलकर देखें और इसे उधेड़ें तो ऐसा दिखता है कि प्राइवेट बैंक्स में फ्रॉड की संख्या ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक की तुलना में, खासतौर पर कार्ड और इंटरनेट ट्रांजैक्शंस में। इसलिए बेहद ध्यान रखें कि प्राइवेट बैंक्स की सिक्योरिटी अब उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जैसे हम पहले देखते थे कि प्राइवेट बैंक एफिशिएंट थे या वो आपकी सुरक्षा करते थे। RBI की रिपोर्ट कह रही है कि निजी बैंकों में के कार्ड रखने वालों पर और निजी बैंकों की इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वालों को ज़्यादा फ्रॉड्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड हैं वो लोन से जुड़े हुए, एडवांस से जुड़े हुए हैं, यानी कंज्यूमर से जुड़े हुए फ्रॉड की संख्या प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा है और जो लोन से जुड़े हुए फ्रॉड हैं जिसमें कि बैंक के प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं, ये फ्रॉड्स सरकारी बैंकों में ज़्यादा है। बैंकिंग सेक्टर पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। सितंबर अंत तक बैंकों का ग्रॉस NPA घटकर 2.1% पर आ गया, जो कई दशकों का निचला स्तर है। मार्च अंत में बैंकों का ग्रॉस NPA 2.2% हुआ करता था। एसेट क्वालिटी के मामले में छोटे बैंक ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। सर, मजबूत स्थिति के बारे में अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए, क्या बता रहे हैं बैंक के बारे में ये? बैंक की RBI की सालाना रिपोर्ट है और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और इस साल बैंकों के लिए खासा उतार चढ़ाव वाला साल था। बहुत सारी गतिविधियां हमने देखी, तो इसलिए इस रिपोर्ट के एक एक हिस्सों को समझना जरूरी है, भविष्य के लिहाज से भी, निवेशकों की दृष्टि से भी और जमाकर्ताओं की दृष्टि से भी। ये रिपोर्ट 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ इशारा करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रॉस NPA रेशियो है वो 2.1 से 2.2% है, कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। बैलेंस शीट काफी बैंकों की साफ दिख रही है। कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो 17% है।
ये बताता है कि बैंकों के पास अगर कोई रिस्क आता तो उसे झेलने की क्षमता है। ये रेशियो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि बैंकों के बारे में आप थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाएं। डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों में दोहरे अंकों की बढ़त है, लेकिन यहां ग्रोथ पिछले साल से धीमी है और यही वो समस्या जिस पर हम अगले सवाल में चर्चा करेंगे। बैंकों के आरओई और डिकेड के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन मार्जिन कम है, इसलिए ग्रोथ धीमी दिखाई दे रही है। रिटेल के एनपीए केवल 1.2% हैं, लेकिन राइट ऑफ और अनसिक्योर्ड रिस्क बढ़ रही है, अनसिक्योर्ड लोन की रिस्क बढ़ रही है। ये बात आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कही। एनबीएफसी की तेज ग्रोथ है, बेहतर क्वालिटी, और एनबीएफसी अब बैंक्स के लिए लोन के बाजार में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। ये खास हाइलाइट्स हैं इस साल की, ये प्रमुख चीजें हैं जो इस रिपोर्ट से निकल कर आई हैं। सर, एक और सवाल यहाँ पर है कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, और अगर पूरे साल आप देखिए तो बोनस पॉइंट में हम अलग अलग समय पर यह बात कहते रहे हैं कि बैंकों को फंड जुटाने में दिक्कत आ रही है। क्या कहती है ये रिपोर्ट इस विषय पर? और ये रिपोर्ट का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसका असर आपको अगले साल बैंकिंग स्टॉक्स पर बाकी और वित्तीय बाजार पर दिखेगा। यहां आरबीआई ने बात स्वीकार की है कि बैंकों के पास अब फंड नहीं आ पा रहे हैं, उनको बचत जुटाने में दिक्कत हो रही है। क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट से तेज बनी हुई है और बैंकों को पूंजी और बचत मिलने में समस्या आ रही है। एनबीएफसी कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड से प्रतिस्पर्धा के कारण सस्ते डिपॉजिट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ रहा है, एफडीज की संख्या लगातार गिर रही है, इंटरेस्ट रेट स्थिर है, मार्जिन कम है और फंडिंग की लागत अब बैंकों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनियां बॉन्ड और एनबीएफसी से सीधा पैसा लेने लगी हैं, बैंकों की भूमिका सीमित हो रही है। कर्ज की ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन रिटेल कर्ज काफी बढ़ रहा है। जो संस्थागत कर्ज है, जो इंस्टीट्यूशनल कर्ज है, जो कॉमर्शियल लोन्स है, जो उद्योगों को या जो अच्छे साख वाले बारोवर्स को जाता है, उसमें कमी आ रही है, क्योंकि कंपनियों को बाजार से, इक्विटी से और बाकी जगह से पैसा मिल रहा है। कल आप याद करें, हमने विस्तार से बताया था कि क्यों कंपनियों ने इतने राइट्स इशू लाए, क्योंकि उनको कर्ज कम करने के लिए सस्ती पूंजी मिल रही थी। एनबीएफसी ने बैंकों से अलग स्रोत बना लिए हैं और विदेश से पैसा लाया जा रहा है, सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। और इसलिए अगर आप निवेशक हैं या बैंक में निवेश करते हैं तो इस फैक्ट पर आने वाले दिनों में जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंकों की मार्जिन और फंड की लागत क्या है, क्योंकि ये काफी हद तक बैंकों के नतीजों को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगी। क्योंकि सारे बैंक अब एक ही पायदान पर या एक ही तरीके की परिस्थिति में नहीं है। कई सारे बैंकों के मार्जिन गहरे दबाव में, जिसको हम निम कहते हैं, और इसलिए वो शायद ज्यादा महंगे डिपॉजिट्स ऑफर करेंगे और जिस वजह से उनकी बैलेंस शीट पर असर दिखाई देगा। तो इस दृष्टि से अगला साल बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाने और मार्जिन बचाने की जद्दोजहद का साल होगा। देश में डिजिटल बैंकिंग में हो रहे विस्तार की वजह से बैंक अब एटीएम की संख्या घटाने लगे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह पता चला कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में बैंकों के कुल एटीएम की संख्या घटकर 2,51,000 पर आ गई है। एक साल पहले यह आंकड़ा 2,53,000 के ऊपर था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों के एटीएम की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं बैंक? ये देखिए, बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है। बैंक जो है ना, वो हर 2 साल बाद एक दूसरी परिस्थिति पर घूमकर चले आते हैं। हमें ये पता लगा था कि जब डिजिटल बैंकिंग आएगी, लोग बैंक नहीं जाएंगे, एटीएम से ज़्यादा विड्रॉल करेंगे। पर ये आंकड़ा बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटीएम है वो 31 मार्च 2025 को गिरकर 2,51,000 के ऊपर आ गया। पिछले साल से इसमें कमी आई है। और दूसरी तरफ ये आंकड़ा बताता है कि बैंकों की ब्रांचेस की संख्या बढ़ रही है। टियर 1 में, खासतौर पर टियर 1 सिटीज में जब में नई बैंकों की ब्रांच खोली गई हैं, ये दिखता है प्राइवेट और फॉरेन दोनों बैंक्स की। और ये एक अजीब सा दृष्टिकोण है। एटीएम लगाने से, एटीएम की संख्या कम होने से ऐसा स्पष्ट है कि लोग अब कैश में अकाउंट ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं, क्योंकि एटीएम से विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन और यूपीआई से बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो कि रिकॉर्ड लेवल पर है। पर ब्रांचेस खोलना बैंकों के लिए जरूरी हो गया है ताकि वो नए ग्राहकों तक पहुंच सकें, उन्हें कर्ज और बाकी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो ब्रांचेस बढ़ना और एटीएम डाउन होना बैंकों के बैलेंस शीट के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स हब बढ़ाने के लिए, ब्रांच बनाने के लिए बैंक निवेश करते हैं तो उनके खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होती है। और आपको याद होगा कि पुराने दौर में जब बैंकों ने 7-8 साल पहले अपने खर्च में कमी की थी तो बड़े पैमाने पर ब्रांचेस बंद की थी, ब्रांचेस में कमी की गई थी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक हिस्सा बेहद अच्छा ये भी है कि ब्रांचेस खुलने के साथ अब बैंकों को नए कर्मचारियों की जरूरत भी पड़ेगी। तो बैंक अब ऑनलाइन विस्तार से फिर ऑफलाइन विस्तार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन विस्तार में अब ट्रांजैक्शंस एटीएम से बाहर निकलकर ऑनलाइन हो गए हैं। निवेशक के तौर पे देखेंगे तो आपको ये खबर अच्छी लग सकती है, उपभोक्ता के तौर पर देखेंगे तो चुभ सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों का
रेवेन्यू यानी आय कमाई 16 से 18% तक बढ़ सकती है। इकरा के मुताबिक अस्पतालों के प्रति बेड रेवेन्यू में 6 से 8% की बढ़ोतरी का अनुमान है। साथ में उनकी बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो 64% तक रह सकती है। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड? देखिए, ये आंकड़ा भी हमने क्यों शामिल किया, क्योंकि अस्पतालों की बढ़ती हुई लागत और अस्पतालों में खर्च की समस्या, इसके साथ बीमा कंपनियों के साथ अस्पतालों की बात की रोशनी में समझना जरूरी है कि निवेशक या बाजार अस्पतालों को कैसे देख रहा है। और ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इस दृष्टि से कि इकरा का कहना है कि हॉस्पिटल सेक्टर का रेवेन्यू करीब 16 से 18% बढ़ेगा इस वित्त वर्ष में, क्योंकि ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा बढ़ रही है, चार्जेस भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऑक्यूपेंसी स्ट्रांग है, अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। और पिछले 2 साल के अंदर भारत में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक किस्म की साइलेंट रिवॉल्यूशन हुई है। काफ़ी पैसा विदेश से भी आया है, अंतर्राष्ट्रीय बड़े निवेशकों ने भारत में हॉस्पिटल चेन्स में निवेश करना शुरू किया है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनके पीछे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में और परिवारों की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है वो इस ग्रोथ को ताकत दे रहा है। एक तो लाइफ स्टाइल डिसीजेस बढ़ रही हैं, जिस वजह से लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन होने के कारण लोग अब आसानी से अस्पताल में जाकर इलाज करा लेते हैं, और क्योंकि अफोर्डेबल हो रहा है। और दूसरा यह है कि बहुत सारे प्रिवेंटिव चेकअप्स बढ़ रहे हैं, तो इस अस्पतालों की विजिट इसलिए बढ़ रही है कि जरा सी भी छोटी छोटी समस्याओं पर लोग सतर्क हैं, अस्पताल जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, खासतौर पर कोविड के बाद की परिस्थिति है। तो इसलिए ये रिपोर्ट ही बताती है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, खासतौर पर अस्पतालों में जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कैपेक्स है वो करीब 30,000 करोड़ से 32,000 करोड़ के आसपास होगा, और इससे 14,500 बेड की कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी 2026-27 में भारत के प्रमुख हॉस्पिटल प्लेयर्स की तरफ से। इसका बड़ा असर हमें हॉस्पिटल स्टॉक्स पर और इस तरीके की जो हॉस्पिटल सपोर्टिंग सर्विसेज हैं उन पर दिखाई देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इनके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और कारोबार भी बढ़ेंगे। इकरा की एक और रिपोर्ट आई घरेलू एयर ट्रैफिक को लेकर। इसमें कहा गया कि ग्रोथ का जो उनका पुराना अनुमान था उसमें कटौती की गई है। इकरा का कहना है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान घरेलू एयर ट्रैफिक की ग्रोथ 0 से 3% रह सकती है। पहले यह अनुमान 4 से 6% का था। सर, घटाने की वजह ये अनुमान? ये 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि डोमेस्टिक जो पैसेंजर ट्रैफिक में बड़ी बढ़ोतरी ना होने की वजह किराए में बढ़ोतरी है, किराया मान रहा है कि किराया, और दूसरा ये कि बार बार व्यवधान हमें दिख रहे हैं इंडिगो की बाकी समस्याओं के कारण। दूसरा है कि जो ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस हैं वो लोगों को वापस फिर पुराने माध्यमों पर सड़क मार्गों पर या ट्रेन की तरफ ले जा रहे हैं। कैपेसिटी कट्स भी कंपनियों को करने पड़ रहे हैं इस डिस्ट्रप्शन के कारण। भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। अमेरिका एक बड़ा हिस्सा जहां पर ट्रैवल काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि अमेरिका में नए तरीके के इमिग्रेशन रूल्स आए हैं। ग्लोबल रूट्स पर जो डिस्ट्रप्शंस है उसके वजह से भारत से विदेश यात्राएं कम हो रही, इसका असर भी एविएशन ट्रैफिक पर पड़ेगा। और कुछ और तमाम वजहें जो एयरलाइंसेस के संचालन के कारण हैं, उन डिलेज के कारण या बाकी चुनौतियों के कारण। तो इस बार एविएशन का मार्केट 2026-27 में सुस्त रहने की संभावना है, और इसका असर आपको एविएशन कंपनियों के स्टॉक्स पर जरूर दिखाई देगा, खासतौर पर इंडिगो के स्टॉक पर, जिसको कि हम लगातार हाल की घटना के बाद दबाव में देख रहे हैं। घरेलू पैसेंजर कार बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी में बदलाव हो रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। महिंद्रा ने हुंडई को इस स्थान से हटा दिया है। हुंडई अब चौथे स्थान पर खिसक रही है। 2025 में अब तक महिंद्रा ने 5,57,000 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं, जबकि हुंडई 5,20,000 पर है। टाटा मोटर्स ने हुंडई से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं, 5,41,000। सर, बदलाव कैसे हुए? कि हुंडई आलस्य का शिकार हो गई कंपनी। आईपीओ आया, अच्छा आईपीओ था, लिस्टिंग हुई, पर अगर आप गौर से हुंडई के आंकड़े देखें शुभम, तो 40% हुंडई की सेल्स क्रेटा से आती हैं, एक मॉडल से आती हैं। और क्रेटा एसयूवी को मार्केट लीडर मॉडल था। हुंडई की एक सीमा से अधिक डिपेंडेंस क्रेटा पर उसे बाजार में इस स्थिति में ले आई कि उसने अपना जो मार्केट हिस्सा है वो करीब 12 से 13% तक खो दिया, जो कि 12 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। यह बताता है कि हुंडई मार्केट को एंटिसिपेट करके नए मॉडल्स लेकर नहीं आ पाई।
दूसरा है कि जो मास मॉडल्स थे जहां से हुंडई शुरू हुई थी इससे पहले, उन मास मॉडल्स की जो कि बड़े पैमाने पर जाते थे, छोटी कारों के मामले में हुंडई ने भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी, बाजार की एक दौर में लीडर बनी थी। तो जो सब 10 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए से कम का कार का सेगमेंट है जहां मारुति टाटा ने बड़ा हिस्सा ले रखा है, वहां हुंडई के पास कोई अच्छा कवरेज नहीं, अच्छे वाहन या मॉडल्स उपलब्ध नहीं है। प्रोडक्ट साइकिल बहुत ही धीमा है। अगर आप टाटा और महिंद्रा की तुलना में हुंडई के प्रोडक्ट साइकिल को देखें, कि कारों को लॉन्च करने का साइकिल देखें, तो वो बहुत धीमा है और इसलिए कंपटीशन ने हुंडई का हिस्सा बाजार में से ले लिया है। हुंडई को अपने पूरे प्रोडक्ट प्रोफाइल में, नए वाहनों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो खबर है बाजार में कि हुंडई ने कोरिया से अपनी एक पूरी टीम भेजी है जो जाकर भारत के बाजार में इस कदर गिरावट, 12% का बाजार हिस्सा गिरने की जांच और पड़ताल करेगी। और कंपनी ने 2030 तक 26 नए मॉडल लाने की तैयारी की, जिसमें 6 ईवीज हो सकते हैं और जो कि भारत के उभरते हुए ईवी बाजार को टारगेट करेंगे। तो हुंडई की जो रिकवरी स्ट्रेटजी है वो आने वाले दिनों में बार बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुर्खियां बनती रहेगी। 2025 के दौरान लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सा बिक्री 6 साल के ऊपरी स्तर पर है। प्रमोटर्स ने 2025 में अब तक 2.57 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। पिछले साल 2.51 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। 2020 से अब तक प्रमोटर लिस्टेड कंपनी में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि प्रमोटर हिस्सेदारी की बिकवाली के आंकड़े क्या बता रहे हैं और कौन बेच रहा है? यह बाजार का एक और चेहरा है। शेयर बाजार में जहां छोटे निवेशक गंवा रहे हैं, उनको नुकसान हुआ है, जिस पर हम स्मॉल कैप इंडेक्स पे आप से बात करेंगे। प्रमोटर्स की स्टेक सेल काफी तेजी से आगे बढ़ी है। 2025 में रिकॉर्ड बिक्री हुई। इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग का हिस्सा अब कम दिखाई दे रहा है। घरेलू संस्थाएं यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और एफपीआई और रिटेल ने बड़ा हिस्सा लेना शुरू किया है। बड़े नामों में भारतीय एयरटेल, इंडिगो और फाइनेंशियल कंज्यूमर सेक्टर की कई कंपनियों ने इस साल बल्क डील में, ब्लॉक डील में अपने स्टॉक्स बेचे हैं। पी और वीसी फंड ने भी बड़े एग्जिट किए हैं कंपनियों से और इसलिए अब एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों में निवेश का संस्थाओं के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास या रिटेल के पास पहुंच गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है जो हमें 2025 के अंत में आकर थोड़ा ज़्यादा संगठित होता हुआ दिखाई देता है। एक और सवाल सर ये थे कि कारण क्या है मुख्य और स्टॉक पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा लंबे समय में अगर निवेशकों की दृष्टि से देखें तो? शुभम, वैल्यूएशन अच्छे हैं, प्रमोटर्स को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है और वो एक चीज़ और देख रहे हैं जो हमने आपको एक कार्यक्रम इससे पहले बोनस पॉइंट में बताया था कि आईपीओ लाने वाले प्रमोटर्स भी जब ओएफएस के जरिए प्रीमियम बाजार से उठा रहे हैं और अपना फ़ायदा ले रहे हैं स्टेक के ऊपर, तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स भी बाजार में कंपनियों को अच्छे मांग पर, अच्छी वैल्यूएशन पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने कर्ज कम करने के लिए, होल्डिंग कंपनी को चेंज करने के लिए, पोर्टफोलियो में चेंज के लिए भी सेल किया है। छोटी अवधि में निवेशकों पर इस पर कीमतों में गिरावट होती है जब सप्लाई बढ़ती है क्योंकि प्रमोटर अपनी स्टेक बेचता है लेकिन लंबी अवधि में अगर कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है इस स्टेक से तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। अच्छी कंपनी में एक बार बिक्री नेगेटिव नहीं होती, फ्री फ्लोट बढ़ाती है, लेकिन बार बार जब बिक्री होती है, प्लेस शेयर बढ़ते हैं तो दिक्कत होती है। तो अगर आप निवेशक हैं तो प्रमोटर्स की स्टेक सेल को उस कंपनी के और भी तमाम फंडामेंटल का पैमानों में जांचने की कोशिश करें कि स्टेक सेल क्यों हो रही है, क्या विशुद्ध रूप से प्रमोटर मुनाफा वसूल कर निकलना चाहते हैं या इस पैसे से वो कुछ और भी करना चाहते हैं, निवेश की क्या योजनाएं, इसे ध्यान से देखें। लेकिन हाँ, बाजार में छोटे निवेशकों की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष निवेश काफ़ी बढ़ा, पर जो दो बड़े निवेशक थे, एक विदेशी निवेशक और दूसरे प्रमोटर्स खुद, इन्होंने बाजार में बड़ी बिकवाली की। भारतीय शेयर बाजार भले ही रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हों, लेकिन स्मॉल कैप शेयर और इंडेक्स इस साल खूब पिटे। 2025 के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स 7.5% टूटा और 7 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है ये स्मॉल कैप इंडेक्स का। दूसरी तरफ निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो उनका प्रदर्शन बढ़िया है। निफ्टी इस साल 9% से ज़्यादा चढ़ा, सेंसेक्स भी 8% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। 8-9% का रिटर्न बाजार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 7-7.5% नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। सर, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े? ये आंकड़े आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तस्वीर बता रहे हैं और अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्वाभाविक रूप से भारत में ज़्यादातर लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप इंडेक्स से जुड़े हुए स्मॉल कैप फंड्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो
उनसे अल्फा अच्छा मिलता है, मार्केट में चढ़ना शुरू होता है तो कीमतें तेजी से चढ़ती हैं। और इसी आस में, इसी उम्मीद में पूरे साल भारत के निवेशक बैठे रहे। स्मॉल कैप में डायरेक्ट पैसा लगाने वाले भी निवेशक और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले निवेशक बैठे रहे कि बाजार से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2018 क्या सबसे कमजोर साल था। 2018 में हमने देखा था 23-23.5% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में आई थी। 2019 में 6.8% थी, रिलेटिव कमजोर था, लेकिन कोई बड़ा क्रैश नहीं आया था। अगर आप बूम से गिरावट तक देखें कि 2023 में 47% के आसपास का रिटर्न था, और वही वो दौर था जब स्मॉल कैप स्टॉक्स में बबल बनना शुरू हुआ था। 2023 सबसे अच्छा साल था स्मॉल कैप निवेशकों के लिए। वहाँ से अब गिरते गिरते ये नेगेटिव साल रहा है स्मॉल कैप के लिए। रिटेल फ्लो और थीमेटिक फंड्स में थोड़ी रैली दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल ऊंचे वैल्यूएशन के कारण और स्मॉल कैप कंपनियों के अच्छे परफॉर्मेंस ना होने के कारण निवेशकों ने स्मॉल कैप से किनारा किया, और इसका असर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी दिखाई दिया, क्योंकि जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किए जाते हैं भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का एक हिस्सा ज़रूर रखा जाता है। सर 26 के लिए क्या आकलन है? साल अच्छा रहेगा या ऐसे ही रहेगा और ख़राब रहेगा? 2-3 तरीके की थ्योरीज स्मॉल कैप को लेकर शुभम बाजार में है। चर्चा में लोगों से पता चलता है कि अगर कोई स्टॉक 40 से 60% तक गिर चुका है, 50% से ज़्यादा गिर चुका है और स्टॉक के फंडामेंटल मौजूद हैं, तो ये उसको उसके बॉटम आउट होने का संकेत माना जाता है कि इसमें जितना फ्रॉथ था, जितनी कृत्रिम तेजी, नकली तेजी बनी थी, वो निकल गई और अब स्टॉक 50% के डिप पर खड़ा हुआ है, तो इसे खरीदा जा सकता है। BSE 1000 में करीब 50% स्टॉक निगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, तो जो कमजोरी है वो बेहद ज़्यादा है। चूँकि कंपनियों के वित्तीय नतीजे अच्छे नहीं थे पिछले साल, इस साल के दौरान, तो उसका असर हमने स्टॉक पर दिखाई दिया। कई पॉपुलर स्मॉल कैप तो 60% तक गिरे, इंडेक्स से भी ज़्यादा गिरे हैं। 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसे स्टॉक्स को चुनने का मौका आपके लिए आ सकता है जो बेहतर हैं और जहां पर्याप्त करेक्शन बन चुका है, अगर आप मार्केट में पिछले परफॉर्मेंस और चार्ट को देखेंगे। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है कि 2020 जैसी कोई आसान एक तरफा स्मॉल कैप रैली दिखाई दे जो हमने 2020 में या 2023 में देखी थी। तो 2026 की शुरुआत में आपको चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनके फंडामेंटल्स और उनके अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पर निवेश करना होगा। बोनस के साथ जुड़े रहिए, हमारे यार बाजार में हमारे विशेषज्ञों से बात करते रहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक पर हम खास तौर पर आपको बहुत सारी इनसाइट्स, बहुत सारी एनालिसिस देते हैं और वहाँ से आपको अच्छे स्टॉक्स चुनने में मदद मिलेगी। चांदी की कीमतों में सोमवार को भारी उठापटक के बाद मंगलवार को रिकवरी देखने को मिली। MCX पर चांदी का भाव 12,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ा और कीमतें 2,36,000 रुपये प्रति किलो को पार कर गईं। सोमवार को चांदी में रिकॉर्ड तोड़ उठापटक देखने को मिली। पहले भाव 2,54,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक चला गया और वहाँ से कीमतें 32,000 रुपये तक टूट गईं और 2,22,000 तक आ गई थी। सर, क्या ये उठापटक आगे भी बनी रहेगी इस तरह की? देखिए शुभम, कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि चांदी के फंडामेंटल्स चांदी की गिरावट की तरफ इशारा नहीं करते, और ये जो स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच की गफलत थी, उस वजह से हमने बाजार में कल तेज गिरावट देखी। फिर वापस चांदी में मजबूत रिकवरी आई। वही फंडामेंटल्स सामने काम कर रहे हैं और वो दिखाई दे रहे हैं। बाजार ये मान रहा है कि फिलहाल चांदी के अंदर एक बड़ा बुलिश नज़रिया है निवेशकों का, जो मजबूत तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रीन ट्रांजिशन तेज़ी से चल रहा है। चाइना ने नए तरीके से सब्सिडी देना शुरू किया है। कई सारे दुनिया के देश फिर वापस ग्रीन ट्रांजिशंस और सोलर सेल्स पर निवेश करने के लिए नए बजट बना रहे हैं, तो चांदी की मांग बराबर बनी रहेगी। और इसलिए कई जो सुपर बुल्स हैं वो बाजार में काफ़ी बड़े नंबर लेकर आ रहे हैं, जो $100+ पर आउंस के आसपास के नंबर हैं, जो कि यहाँ से $20 के आसपास की तेजी आसपास दिखाते हैं। $20 से $25 की तेजी दिखाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चांदी जो है वो 40 साल के टेक्निकल ब्रेकआउट पर खड़ी हुई है और ये ब्रेकआउट अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कमी होने की फिर एक और गुंजाइश है और बाकी इंडस्ट्रियल डिमांड तो खड़ी हुई है। लेकिन हाँ, चांदी जिस जोन तक जा चुकी है उस जोन में दृष्टिकोण इस तरीके का बनता है
मजबूत फंडामेंटल्स के बेस पर चांदी में तेजी का रुख बना रहेगा, लेकिन जितना ऊपर जाती जाएगी चांदी में उतनी वॉलेटिलिटी की संभावनाएं, उतार चढ़ाव की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और इसलिए ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। जबकि गोल्ड में ज़्यादा मजबूती दिख रही है। गोल्ड अगर आप लंबे समय से शुभ देखें तो 4200 से 4400 के बीच में गोल्ड ने काफ़ी मजबूती दिखाई है। एक लंबा दौर दिखा है जहाँ से गोल्ड में हमने कोई नीचे की तरफ बड़ा करेक्शन नहीं देखा और ना कोई बड़ी वॉलेटिलिटी देखी है। ये बता रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की एक मिक्स स्ट्रेटजी दुनिया भर के निवेशक, मतलब छोटे और बड़े निवेशक एक साथ मानकर चल रहे हैं कि गोल्ड उनके लिए सीट बेल्ट की तरह है, मैक्रो हेज के तौर पर पोर्टफोलियो में काम कर रहा है, और चांदी खाली सड़क पर गाड़ी दौड़ाने जैसा है कि थोड़ा अगर आपको बेटर अल्फा चाहिए, क्योंकि चांदी अब एक तरह से मीम कॉइन जैसा भी व्यवहार कभी कभी करती है, या जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं वैसा भी व्यवहार बाजार में करती है। युद्ध का एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। इस बार चीन ने ताइवान के करीब युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध अभ्यास के दौरान चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द कई रॉकेट भी दागे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने इस युद्ध अभ्यास के जरिए उन देशों को संदेश दिया है जो ताइवान के समर्थन में खड़े हैं। इस युद्ध अभ्यास पर ट्रंप ने कहा है कि वे चिंतित नहीं हैं। सर, कितना गहरा हो सकता है ये तनाव? फिलहाल अमेरिका ने इस पर बहुत तीखी या उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं की जिसका संकेत था, और इसे बड़ा उत्सुकता के साथ और देखा गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसी वजह से चीन ने थोड़ा आगे बढ़कर ताइवान के आसपास के हिस्सों में लाइव युद्धाभ्यास किया और अमेरिका को उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आप वो दौर याद कीजिए बाइडेन वाला, जब हमने इसी तरीके का तनाव बढ़ते देखा था और उसके बाद फिर अमेरिका बेहद सक्रिय दिखाई दिया था। वैसी सक्रियता ताइवान को लेकर चीन और ताइवान के रिश्तों में अमेरिका की तरफ से नहीं दिखती। लेकिन हाँ, इस पूरे युद्धाभ्यास से उस एरिया में जो सी लाइन्स हैं, एयरलाइंस हैं, उनकी गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। बाजार ये मान रहा है कि अभी तात्कालिक तौर पर इसका कोई बड़ा असर नहीं है, क्योंकि टकराव की स्थिति नहीं है, लेकिन चीन अपनी ताकत को स्थापित करने की कोशिश बार बार करता रहेगा और ताइवान उसकी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, तो ये गतिविधि बनती रहेगी इसके। लेकिन हाँ, अगर ताइवान की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया होती है तो स्थितियां वहाँ बिगड़ती बन सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि ईरान नए सिरे से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करता है तो फिर से उसे के ऊपर स्ट्राइक की जाएगी। ट्रंप ने अपनी धमकी में ये भी कहा है कि इस बार ईरान को और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर, बाजार के नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है? ये खबर थोड़ी ज़्यादा सनसनीखेज है और ये खबर बाजारों को फिर थोड़ा दबाव में लाएगी। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में हमने थोड़ी कल परसों में जो तेजी देखी थी उतनी तेजी नहीं देखी इस खबर से, लेकिन इजराइल, ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर एक तरीके के एक और किसी अटैक की या किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल की तरफ से इस बात का संकेत भी दिया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अगर जारी रखेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने बात यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिली है न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए जो ईरान में तैयारी चल रही उसके आधार पर कहा है, और एक तरह से ये इजराइल की उस योजना को सपोर्ट है या उसको इशारा है कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। ईरान की प्रतिक्रिया अभी इस पर उस तरह से खुलकर नहीं आई है, लेकिन ये जो दोनों देशों ने इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को फिर निशाने पर लिया है, इससे मध्य पूर्व की परिस्थितियों में तनाव दिख रहा है। और चूंकि हम एक बड़ा हिस्सा देख चुके हैं जिसमें कि हॉर्मुज और रेड सी के हिस्से व्यापार से प्रभावित हुए थे, तो अगर यहाँ कोई एस्केलेशन होता है तो फिर हम वापस कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बाकी गतिविधियों पर असर देखेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जंग खत्म हुई थी, बातचीत हुई थी, शांति हुई थी, लेकिन अब फिर ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। कल फिर आएंगे बोनस पॉइंट के नए संस्करण के साथ। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.